नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस विद गुरुजी के ऊपर। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज चल रही है। परीक्षा मंथन लक्ष्य 2 2020 के नाम से एक मैगज़ीन आई है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पीसीएस और आईएएस के विद्यार्थियों के लिए। जो लोग आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, खासकर हिंदी बेल्ट के बंदे, खासकर हिंदी बेल्ट के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो हमेशा परेशान रहते हैं कि भाई क्या किस तरीके से तैयार किया जाए, कैसे करंट अफेयर्स का कोई स्पेशली कोई एक ऐसा सोर्स नहीं है जिसके तहत वो सोचते कि भाई हम तैयारी सही से बढ़िया तरीके से हम कर सकें। तो दोस्तों, परीक्षा मंथन की जो लक्ष्य 2 2020 करके एक बुक आई है, वैसे ये हर 3 महीने पे आती है और साल के आखिर में वार्षिकांक करके जो है ये जारी करती है। तो अभी 2020 का लक्ष्य 2 ये सीरीज़ परीक्षा मंथन की बुक आ गई है। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम इसका मैंने रिव्यू किया था, ठीक है, कि ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है, इससे कंटेंट कैसा है, क्यों लोग ज़्यादातर पीसीएस के विद्यार्थी या आईएएस के जो इंस्पायरेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो इसलिए इसको पसंद करते हैं। ठीक है, इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है। आप अगर वो वीडियोस नहीं देखें दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हैं। और साथ ही साथ ऊपर आई बटन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा, आप पिछले वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे इसको पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, आप किताब खरीद लीजिए, जो भी इसका दाम है 120 जो भी है, आप इसको खरीद लीजिए, खरीद के इसको आप पढ़िए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। इशू तब आता है दोस्तों, इसमें कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा समझने योग्य है, जैसे कुछ टेक्निकल चीज़ें लिखी हुई है, या वो उसका जो थीम क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू किया है। इसका पहला वीडियो जो आया था, उस वीडियोस में हमने इसका रिव्यू बताया था, क्या है क्या नहीं है, कितनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या कंटेंट है, ठीक है, इसका सेगमेंट क्या क्या है, नेशनल इश्यूज, इंटरनेशनल इश्यूज, सब कंटेंट मैंने दिखाया था। आज से हम दोस्तों इसका जो पहला सेगमेंट है, राष्ट्रीय मुद्दे, उससे मैं शुरुआत कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपको आसानी से हम समराइज़ करके आपको हम समझा सकें, ताकि आप जो है किताब, ठीक है, किताब आप बाद में पढ़ लीजिए, कोई इशू नहीं है, ये किताब आप पढ़ लीजिए, लेकिन हम आपको उसका सार जो है समराइज़ करके आपको बता देंगे, आप समझ जाएंगे। तो आपका जो अगला एग्ज़ाम है पीसीएस का एग्ज़ाम, जो 2020 का आपका अक्टूबर में जो है प्रस्तावित है, 14 सॉरी कितना शायद 11 अक्टूबर को है, और 4 अक्टूबर को आपका जो है यूपीएससी का आईएएस का एग्ज़ाम है। तो उसके मद्देनज़र रखते हुए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, एक आपसे अपील है कि दोस्तों, इसका पहले वीडियो जो आपने उस वीडियोस के माध्यम से काफ़ी अच्छे रिस्पांस आए, लोग चाहते हैं कि जो हम इसके ऊपर वीडियो सीरीज़ बनाएं। मैंने पूछा था कि मैं इसको कंटिन्यू करूं या ना करूं, तो लोगों ने कहा ठीक है कंटिन्यू करिए। तो दोस्तों, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करिए, ठीक है, और ज़्यादातर लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तभी ये ज़्यादातर लोगों के पास पहुँचेगा, ठीक है। अब ये वीडियो लोगों के पास पहुँच ही ना पाए, तो लोग बेचारे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या जो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, और जो बेचारे घर बैठ के ही तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे तैयारी कर पाएंगे। एक माध्यम है इंटरनेट। अब इंटरनेट पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो उनके पास पहुँचेगा, तो वो देखेंगे, तो उनका फ़ायदा होगा, आपका फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके हित में ध्यान में रखते हुए आप इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और जो आइकन एक बटन दिया हो दोस्तों नोटिफिकेशन का, उसको आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं आपको वीडियोस अपलोड करूं, अब कंटिन्यू मैं वीडियोस अपलोड कर ही रहा हूं, तो आपको तुरंत आपको मैसेज चला जाए और पता चल जाए कि हाँ, लक्ष्य 2 का 2020 अगला वीडियो आ गया है, या पॉलिटी लेक्चर सीरीज का अगला वीडियो आ गया है, तुरंत आपको पता चल पाए और आप जाके देख सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं हम दोस्तों, पहला सेगमेंट जो है नेशनल इश्यूज़, राष्ट्रीय मुद्दे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय मुद्दे, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे अदर एग्जामिनेशन हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें शुरू करते हैं आज। राष्ट्रीय मुद्दे के तहत पहला जो टॉपिक है, वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु। और दोस्तों, इसमें देखिए बहुत लंबा कहानी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लाइन बाय लाइन न पढ़ते हुए हम आपको समराइज करके बता दे रहे हैं कि वंदे भारत मिशन है क्या, ऑपरेशन समुद्र सेतु है क्या। तो जैसे देखिए, तो वंदे भारत मिशन दोस्तों भारत सरकार द्वारा एक चलाया गया मिशन था, जो लॉकडाउन के टाइम
जो विदेशों में जो हमारे भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको वहाँ से लाने के लिए हवाई जहाज़ के द्वारा एक मिशन चलाया गया था जिसको कहते हैं वंदे भारत मिशन। ठीक है, इसी का अपोजिट जल मार्ग द्वारा समुद्र से लाए गए जो बाहर फंसे हुए हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको जो जलयान है उसके तहत लाया गया। भारतीय नौसेना द्वारा जो मिशन चलाया गया उसको कहते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु, समुद्र के जरिए, और दूसरा जो है वायु हवाई जहाज के जरिए, जिसको कहते हैं वंदे भारत मिशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों वंदे भारत मिशन है क्या या ऑपरेशन समुद्र सेतु है क्या। ठीक है, ये सब चीज़ें तो आप समझ ही गए हैं कि वंदे भारत मिशन हवाई जहाज से जुड़ा हुआ है। हवाई मार्ग से भारतीय नागरिक को बाहर से लाया गया भारत में लॉकडाउन के समय, और ऑपरेशन समुद्र सेतु समंदर के माध्यम से नौसेना द्वारा चलाया गया एक मिशन था जो जल मार्ग द्वारा भारतीयों को लाया गया। ठीक है अब देखिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने भारतीयों को कितना क्या है, ये सब एग्जाम में शायद नहीं पूछता है। ठीक है, बस एक मिशन पूछ लिया वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि 15 भारतीयों को वायु मार्ग द्वारा लाया गया। ठीक है, अब ये कब चलाया गया कब नहीं, ये सब छोड़ दीजिए। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है कि सबसे ज़्यादा जो वंदे भारत मिशन में सबसे ज़्यादा उड़ानें चलाई गई फ्लाइट वो कहाँ चलाई गई, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये आपका ये है, एक सेकेंड, ये केरला के द्वारा चलाई गई। ठीक है, केरला में सबसे ज़्यादा उड़ानें चलाई गई क्योंकि ज़्यादातर केरला के जितने भी आपके जो एनआरआईज लोग हैं दोस्तों वहाँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो रिमिटेंस आता है वहीं पे आता है। अब दोस्तों देख लें ऑपरेशन समुद्र सेतु, वंदे भारत हो गया। समुद्र सेतु में क्या है कि दोस्तों हवाई सेवा के अलावा जो है नौसेना द्वारा भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए चलाया गया एक मिशन था। बस इतना याद रखिए, ऑपरेशन समुद्र सेतु यही रहा। अब इसमें दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया जो ऑपरेशन समुद्र सेतु था उस जहाज का क्या नाम है। दो जहाज जलाश्व और मगर, मौजूदा वक्त में दो मालिक जल प्रपोत रास्ते में, मतलब ये जलाश्व और मगर ये नाम याद रख लीजिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ऑपरेशन समुद्र सेतु भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया जहाज का नाम है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हो गया वंदे भारत हो गया, ऑपरेशन समुद्र सेतु हो गया। ठीक है, ये दो हो गए इंपॉर्टेंट। वंदे भारत क्या है, हवाई जहाज द्वारा। समुद्र सेतु क्या है, जल मार्ग द्वारा। ठीक है, जलाश्व और मगर दो जहाज का नाम है। ठीक है, भारतीय नौसेना द्वारा। अब अगला टॉपिक जो है दोस्तों अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन आ गई थी बीच में। हमारे 20 सैनिक जो है ऑफिशियली जो न्यूज़ में आया था, मतलब ऐसा कहा गया था कि इतने सैनिक जो है मतलब शहीद हो गए। ठीक है, न्यूज़ में चला था जो भी है। उसमें दोस्तों ये बताया गया कि आज जो कैजुअलिटी हुई है इतने सालों बाद, काफ़ी टाइम बाद पहली बार ऐसा कैजुअलिटी हुई है भारतीय और चीन के मतलब उस पर क्या नाम है बॉर्डर पे। तो दोस्तों अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है, भारत और चीन के बीच झड़प। इसमें दोस्तों क्या हुआ, इसमें दो तीन चीज़ें कुछ वर्ड है, जैसे LAC है एक। ठीक है, दूसरा है दोस्तों कुछ जगह का नाम है नाकुला, प्योंगसो झील। ठीक है, ये सब जगह है जिसे बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बताएंगे है क्या। देखिए LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब ये है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा, कि चाइना और भारत मतलब ये कहता है कि भाई ये जो एक्चुअल कंट्रोल हमारा है, ठीक है, इसका जो वास्तविक नियंत्रण रेखा वो हमारे अंडर में है। ये हो गया सिंपल। दूसरा दोस्तों नाकुला, नाकुला जो है दोस्तों एक दर्रा है जो सिक्किम में पड़ता है। इसके अलावा नाथुला और एक और दर्रा है, क्या नाम उसका, जिलेपला दर्रा। जिलेपला दर्रा, नाकुला और नाथुला, ये तीन दर्रा जो है आपका सिक्किम में पड़ता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए। और दूसरा जो है दोस्तों जो ये है आपका या पोकोंगसो झील, ये क्या है, ये एक दोस्तों खारे पानी की सबसे ऊंचाई, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक झील है जो आपका लद्दाख में पड़ता है, लेह लद्दाख में। ठीक है, बस ये चीज़। अब दोस्तों देखते हैं इशू क्या है। इशू ये दोस्तों कि हाल ही में, ठीक है, LAC की बात करते हुए नाकुला तथा लद्दाख में 500 झील के पास झड़प हो गई थी हमारे भारत के जो सैनिक हैं और चीन के सैनिकों के बीच में। ठीक है, झील मतलब 500 झील और नाकुला जो सिक्किम में आपका दर्रा है वहाँ पे। अब दोस्तों क्या है ये विवाद ऐसा कि दोस्तों जो हमारा भारत चीन के साथ जो विवाद सीमा है वो 3488 किलोमीटर
LAC को लेकर है, ठीक है, एक्चुअल जो हमारा कंट्रोल है उसको लेकर है, जिसके अंदर चीन का ये दावा करता है, चीन ये दावा करता है कि भैया अरुणाचल प्रदेश है जो ना वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। वो चीन ये कहता है, चीन का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है, जबकि भारत इसका खंडन करता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा राज्य है, वो हमारा स्टेट है, दावा करते रहो। तो दोस्तों बस यही है, ठीक है। तो इसके बीच में जो झड़प हुई है, और झड़प के ऊपर काफ़ी मीटिंग शूटिंग चल रहे हैं आजकल दोनों सेनाओं की तरफ से। और ये अब देखिए नाकुला दर्रा जो है दोस्तों, ये सिक्किम में पड़ता है, इसकी ऊंचाई 5000 किलोमीटर है समुद्र तल से। तीस्ता नदी, पूछ सकता है क्वेश्चन, नाकुला दर्रा कौन सा नदी के उद्गम स्थल पर है? तीस्ता नदी, जान लीजिए। अब सिक्किम में दोस्तों एक और दर्रा है नाकुला, और उसके अलावा नाथुला और जेलेपला। नाकुला के अलावा नाथुला और जेलेपला दर्रा जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। झील जो है दोस्तों पांगसो झील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल न्यूज़ में है तो पूछ सकता है। पांगसो झील केंद्र शासित क्षेत्र, ठीक है, लद्दाख में स्थित है। ये 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। दोस्तों अभी गलवान घाटी में जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे, जो न्यूज़ आया था, ठीक है, इसका इश्यूज़ तो हमेशा पहले चलता चला आ रहा है, झड़प पहले से होती रही है, लेकिन ये जो कैजुअलिटी हुई ये अभी हुई है, जो गलवान वैली में हुआ है दोस्तों, गलवान घाटी में। अब 4350, देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, पांगसो झील दुनिया विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील कौन सी है? तो पांगसो झील है, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर खारे पानी की झील है, जो कि 4350 मीटर की ऊंचाई पर है। बस सिंपल जान लीजिए। अगला टॉपिक है दोस्तों गिलगित बल्तिस्तान। इसमें क्या है दोस्तों, गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान में एक जगह है दोस्तों, जिसमें भारत मतलब अपना मानता है। तो वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुप्रीम कोर्ट ने, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, उन्होंने जो है मतलब एक वो जारी किया है, एक फैसला दिया है कि भैया ऐसा है कि यहाँ पे इलेक्शन कराइए। तो भारत को आपत्ति है कि भैया ऐसा क्यों, वो हमारा हिस्सा है, हम अपना समझते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कैसे कर सकता है? तो उसी की आपत्ति को जताते हुए डिमार्शे जारी किया गया है। पर अब डिमार्शे क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमार्शे दोस्तों क्या होता है, एक देश के द्वारा दूसरे देश को जारी किया गया आपत्ति पत्र है। बस हमको आपत्ति है इस कदम से, तो हम डिमार्शे जारी करते हैं, ये होता है। एक देश के द्वारा दूसरे देश को जारी किया हुआ डिमार्शे पत्र। अब भारत की आपत्ति क्या है दोस्तों, भारत की आपत्ति सिंपल है कि जम्मू कश्मीर का जो पूरा जो एरिया है, मतलब गिलगित बल्तिस्तान जो है और लद्दाख का पूरा क्षेत्र, तो भारत का अभिन्न अंग है, ये भारत मानता है, जिसको पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। तो भारत ने कहा कि भैया इस अवैध कब्जे को इन क्षेत्रों से तुरंत मुक्त कर देना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके पहले जो ऑर्डर आया था पाकिस्तान कोर्ट ने अपने आदेश में 2018 गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ऑर्डर में संशोधन की इजाज़त दे दी ताकि इस क्षेत्र में आम चुनाव कराया जा सके, जो कि भारत आपत्ति कर रहा है कि गलत है, वो तो हमारा हिस्सा है भाई, आप कैसे करा सकते हैं, ठीक है। यही सब इश्यूज़ है। एक इंडेक्स जारी हुआ दोस्तों, अगला टॉपिक है जीवन सुगमता सूचकांक नगर पालिका। इसमें दोस्तों ये बताया गया कि पहले जारी कौन करता है, ये देख लीजिए, जो जीवन सुगमता सूचकांक नगर पालिका, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, इसके तहत ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स एंड म्यूनसिपल परफॉर्मेंस, मतलब वही जीवन सुगमता सूचकांक नगर पालिका हिंदी में। इसके तहत दोस्तों क्या है कि 100 स्मार्ट शहर और 10 लाख से अधिक आबादी वाले, ये जो दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये गलत वर्ड हो गया है, ये जो है ये लद्दाख में 10 लाख लिखा हुआ है, ये यानी कि मतलब इसमें लिखा 100 स्मार्ट और 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले और 14 अन्य शहर नगर के जीवन की गुणवत्ता के आकलन करने के लिए डिज़ाइन किया गया, ठीक है। इसमें क्या नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक दोस्तों, 5 क्षेत्रों को जो है इसमें 5 क्षेत्र शामिल किए गए, सेवा, वित्त, योजना, प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस के अलावा 20 अन्य क्षेत्रों को भी विभाजित किया गया। इन 5 क्षेत्रों को 20 अन्य क्षेत्र में विभाजित किया गया है और इसका आकलन 100 संकेतकों के आधार पर किया जाएगा। अब दोस्तों ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो है जीवन सुगमता सूचकांक जो है, ये क्या है, ये एक गुणवत्ता के आधार पर अध्ययन करता है, ठीक है, कि आर्थिक क्षमता और स्तर को बनाया कैसे जा सके, नागरिक की जीवन सुगमता को आकलित किया जा सके, ये जो है इंडेक्स होता है, ये जारी किया जाता है जीवन सुगमता सूचकांक। अब आते हैं दोस्तों अगले खबर पे। अगला टॉपिक जो है भू शरणार्थी। भू शरणार्थी क्या दोस्तों, देखिए भू शरणार्थी जनजाति है जो मिजोरम में काफ़ी टाइम से रह रही है, वहाँ पे काफ़ी समय से रह रही है। तो इश्यूज़ ये था कि दोस्तों अभी हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा, ठीक है, ये आदेश दिया गया, ये मतलब गृह मंत्रालय द्वारा और मिजोरम के मुख्यमंत्री और ब्रू समुदाय के नेताओं के बीच में
एक जो है मतलब समझ लीजिए कि आंतरिक रूप से एक जो है एक समझौता किया गया है। समझौते में क्या कहा है कि भैया जो मिजोरम में लोग हैं, मिजोरम से जो मतलब जनजाति के लोग हैं त्रिपुरा में 34,000 शरणार्थी, उनको जो है बसाने की बात की गई है। कहाँ पे? त्रिपुरा में। बस सिंपल है। त्रिपुरा में 34,000 ब्रू शरणार्थियों को बसाने की बात की गई है। गृह मंत्रालय, मिजोरम का मुख्यमंत्री और ब्रू समुदाय के नेताओं के आंतरिक समझौते के अनुसार। बस सिंपल है, हो गया। आगे चल के देखते हैं दोस्तों। इसमें मतलब कुछ बेनिफिट दिया जाएगा। 4 लाख रुपया उनको एक मुश्त मदद दी की जाएगी। 5,000 रुपया उनको महीने खर्चे के लिए दिया जाएगा। 2 वर्ष तक उनको मतलब दिया जाएगा। 2 वर्ष तक उनको 5,000 रुपये महीने दिया जाएगा, अपना खर्चा चला सके। और 1.5 लाख उनको एक मदद दी जाएगी घर बनाने के लिए भैया अपना। उसके अलावा जो है ब्रू समुदाय जो है त्रिपुरा में मतदाता सूची में भी शामिल किया जाएगा। त्रिपुरा की मतदाता सूची रहेगी, उसमें ब्रू जनजाति के लोगों को भी शामिल किया जाएगा। ठीक है। अब समझौते के अनुसार दोस्तों ब्रू शरणार्थी जो मिजोरम में बस गए हैं उन्हें त्रिपुरा वापस लाने का विकल्प नहीं दिया गया है। मतलब जो पहले से मिजोरम में बसे हुए त्रिपुरा में नहीं है तो वो वहीं रहे अपना, यहाँ मत आए, ये बोला गया है। ब्रू समुदाय दोस्तों देखिए, इसका बैकग्राउंड की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ब्रू समुदाय जो है मिजोरम की मिजो जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, इतना ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है मिजोरम की मिजो जनजाति के बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो ब्रू जनजाति है। आइए चलते हैं अगले खबर पे। बोडो समझौता। दोस्तों बोडो जनजाति की बात, अभी इसके पहले ब्रू था, बोडो आ गया। बोडो दोस्तों एक जनजाति है जो नागा और एक सेकंड, हाँ, बोडो समझौता दोस्तों जो सॉरी नागा कह रहा हूँ। बोडो समझौता जो हुआ है ये भारत सरकार और असम सरकार के बीच में जो बोडो समूह है उसको लेकर एक समझौता किया गया है। इस समझौते में क्या है दोस्तों, पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। देखिए बोडो समुदाय जो है असम के मैदानी इलाकों में रहने वाली असम के मूल निवासी जनजाति है। सबसे खास बात दोस्तों यही कि बोडो समझौता के अनुसार बोडो जनजाति कौन है? बोडो जनजाति वो लोग हैं जो असम के मूल निवासी जनजाति है। ठीक है। ब्रिटिश काल में चाय बागानों में काम करने के लिए मध्य भारत के क्षेत्रों से मजदूर लाए गए जो कालांतर में ही बस गए। मतलब दोस्तों ब्रिटिश टाइम में वहाँ से मध्य भारत से लोग आए थे, लेकर आए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिश लोग वहाँ से लेकर आए थे काम कराने के लिए, चाय की खेती करने के लिए, और जो कि यहीं आके बस गए। उसके बाद फिर बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए जो यहाँ पे बस गए। ठीक है। तो जब यहाँ काफ़ी लोग बस गए दोस्तों तो एक संगठन पैदा हुआ जिसको कहते हैं ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन। उन्होंने सबसे पहले बोडो को अलग करने के लिए एक क्षेत्र बनाने के लिए मांग किया था। उसके बाद फिर 1993 में एक समझौता हुआ था जिसके तहत बोडोलैंड ऑटोनोमस काउंसिल बनाया गया था, बोडोलैंड स्वायत्त परिषद बनाया गया था। ठीक है। फिर दूसरा समझौता 2003 में हुआ केंद्र सरकार, राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर के बीच में, जिसके तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल गठित हुआ, जिस तहत प्रशासन के लिए परिषद बनी और उसे बोडोलैंड टेरिटोरियल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट नाम दिया गया। अब दोस्तों देखिए ये समझौता क्या हुआ है। अभी जो हुआ समझौता किसके बीच में हुआ? भारत सरकार, असम सरकार और बोडो समूह के बीच में। इस समझौते के अनुसार दोस्तों बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है उसका नाम बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कर दिया गया है, पहली चीज़। ठीक है दोस्तों दूसरी चीज़ जो है बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों, ये क्षेत्र जो है ये आपका भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल है। तो इसलिए यहाँ पे जो नागरिकता संशोधन कानून जो अभी चल रहा है ये इससे बाहर रखा गया है। अब दोस्तों अनुसूची 6 क्या है आप कमेंट में बताइए। ठीक है। 12 शेड्यूल है, 12 अनुसूचियाँ हैं, तो आप 6वां अनुसूची क्या है आप कमेंट में बताइए, जिसके तहत इसको शामिल किया गया है और सीए से इसको बाहर रखा गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। कहाँ गया? हाँ, अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये आपका नागा और कुकी जनजाति के बीच समझौता। दोस्तों जैसे ब्रू बोडो, अब इसके बाद नागा और कुकी बात कर लेते हैं। नागा और कुकी दोस्तों, सबसे पहले देखिए नागा कौन लोग हैं। नागा नागालैंड राज्य और मणिपुर राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाली एक जनजाति है। ठीक है, इतना याद रखिए। जब मंगोलायड परिवार से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब कुकी क्या है दोस्तों? जनजाति मणिपुर की बहुसंख्यक अब जनजाति है, बस जो जनजाति मणिपुर के घाटी और मैदानों के इलाके में निवास करती है। अब क्या हुआ कि अभी जो है मणिपुर राज्य में कुकी और नागा जनजाति के बीच पिछले 4 दशकों से चल रहे हिंसा पर विराम लगाने के लिए
दोनों संगठनों नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप और कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। मतलब एक समझौता हुआ दोस्तों, ताकि जो हिंसा था वो ख़त्म किया जा सकते, बीच में विराम हो। बस यही सिंपल है और कुछ नहीं है। अब दोस्तों ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इस साल का नागरिकता संशोधन कानून बहुत लंबा है दोस्तों, मैं आपको शॉर्ट करके बताता हूँ। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है 1955 के नागरिकता संशोधन अधिनियम को संशोधित करता है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो है हमारा 1955 नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है। इसके तहत क्या किया गया है संशोधन कि जो तीन देश हैं तीन देश जो है दोस्तों, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ से जो आए हुए 6 धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, मुस्लिम को छोड़कर, मतलब मुस्लिम इसमें शामिल नहीं है, मुस्लिम छोड़ के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई जो 6 अल्पसंख्यक यहाँ पे धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग हैं, इन 3 देशों से, कौन 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और 6 धर्म हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, जिसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, इन लोग को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अपना ध्यान रखिए दोस्तों, मतलब 2014 से पहले जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो अवैध प्रवासी नहीं हैं। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, अगर वो अल्पसंख्यक वहाँ से 3 देश से अगर आए हुए हैं, तो चाहे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से या बांग्लादेश से। ठीक है, आगे इसमें दोस्तों ये बताया गया कि जो यहाँ पे एक कंडीशन था कि पहले 1955 वाले में कंडीशन दिया गया था कि दोस्तों अगर आप अप्लाई करते हैं यहाँ की नागरिकता के लिए तो 14 वर्षों में 11 वर्ष आप भारत में ही रहना होगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसको बदल दिया गया। आप इस नए संशोधन के अंतर्गत अब आप 11 वर्ष के शायद घटाकर 5 वर्ष का ही कर दिया गया, सिंपल। ठीक है दोस्तों, और इसको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, 6ठी अनुसूची में शामिल है आदिवासी क्षेत्र, बंगाल, ये सब जो क्षेत्र इसके अंदर आते हैं, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन या इनर लाइन परमिट क्षेत्र, ये सब में लागू नहीं होंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ बन जाता है, इनर लाइन परमिट क्या होता है। इनर लाइन परमिट वो चीज़ होती है दोस्तों कि जैसे अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं ना, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। कुछ एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, अब मणिपुर भी शामिल हो गया है, तो यहाँ पे जाने के लिए आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ भी एरिया से इसके अलावा जो असम, कार्बी अंगलोंग, बोडोलैंड जो उससे बाहर रखा गया है, मेघालय, खासी, जयंतिया हिल्स का एरिया है दोस्तों। ठीक है, अब इसके साथ साथ दोस्तों एक और मतलब एक कानून पास हुआ था OCI कार्ड होल्डर के लिए। मतलब इसमें ये कहेगा केंद्र सरकार अगर केंद्र सरकार के अंतर्गत अगर किसी कानून का OCI कार्ड होल्डर उल्लंघन कर रहा है, तो उसका जो है मतलब जो है उसको जो है कार्ड होल्डर का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा, मतलब उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, OCI कौन थे? OCI मतलब वो लोग होते हैं दोस्तों कि यहाँ मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, यहाँ के ओरिजिन होते हैं, मतलब जो दोस्तों, लेकिन वो भारतीय नहीं होते हैं। ठीक है, बाहर अपना आना जाना लगा रहता है, लेकिन वो यहाँ पे बस नहीं सकते हैं। हाँ, मल्टीपल उनका एंट्री रहता है, आ सकते हैं, जा सकते हैं। ठीक है, OCI मतलब उनको कहते हैं क्या? उनको बोलते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। इनर लाइन परमिट आपको बता ही दिया। अब दोस्तों देखिए, CA के अगेंस्ट में जो है क्रिटिसिज्म भी हुआ, इसका आलोचना भी की गई, जिसके अंतर्गत दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सामने आई। ठीक है, कुछ वाद विवाद हुए, कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से 59 सहित और बहुत सारी याचिका को मिलाकर 59 याचिकाएँ दाखिल की गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जजमेंट दिया कि भैया ऐसा है कि हम क्रियान्वयन पर रोक नहीं लगाएंगे, सुनवाई करते रहेंगे। ठीक है, जजमेंट आया था उनका। अब NPR दोस्तों देखिए 2021 का क्या आया है। ठीक है, इसमें हाल का न्यूज़ था कि तेलंगाना विधानसभा ने जो है CA, NPR और NRC के खिलाफ अन्य प्रस्ताव को पारित किया। इसके खिलाफ लागू नहीं करेंगे। ठीक है, 2021 में जो है जनगणना होने वाली है, तो उसके लिए कुछ अमाउंट की बात की जा रही है। गृह मंत्रालय ने 8,754 करोड़ और NPR राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को जो है उसके लिए 13,941 करोड़ की डिमांड की गई थी। ठीक है दोस्तों, मतलब इन्होंने बोला कि भैया इतना अमाउंट लगेगा। 2021 में जनगणना होने वाला है, 2011 में हुआ था, अब 21 में होगा। उसके साथ साथ NPR भी की बात की जा रही है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जो 2010 में NPR हुआ था उसमें कुछ चीज़ें नहीं था, जैसे
माता पिता जन्मतिथि जन्म स्थान को शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अंतिम निवास स्थान, पासपोर्ट नंबर, ये सब चीज़ें कुछ ही, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, ये 2010 में नहीं था, जो इस बार शामिल किया गया है। इसका बैकग्राउंड तो दोस्तों वही है कि 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार तहत स्थानीय उपजिला, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बनाए। मतलब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, 6 महीने या उससे अधिक अगर भारत में रह रहा है तो उसको जनसंख्या रजिस्टर में अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना जरूरी होता है। अब दोस्तों सीए के जो अगेंस्ट में विरोध कर रहा है, तो उसके तहत जो याचिका दाखिल की गई थी, इसमें क्या है कि भैया सबसे पहला जो राज्य बना केरल, भारत का प्रथम राज्य बना जिसने जो है अनुच्छेद 131 के तहत अदालत की तरफ रुख किया। अनुच्छेद 131 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 131 के तहत राज्य जो है, और उसको लगता है कि कानूनी उल्लंघन हो रहा है, केंद्र द्वारा कोई सरकार मतलब कुछ कानून बनाया जा रहा है या कहीं कोई कानून है, तो सुप्रीम कोर्ट में वो जाके मूव कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो 32 के तहत लोग जाते हैं मूल अधिकार के वायलेशन के लिए, लेकिन 131 के तहत भी जा सकते हैं। इसमें मूल अधिकार मतलब इसमें वैसे 3 जो है वो होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार होता है, मूल, अपीलीय और सलाहकारी, जिसे कहते हैं मौलिक, फंडामेंटल, अपीलीय, जुरिडिक्शन, ठीक है, और एडवाइजरी, 3 होता है। तो अनुच्छेद 31 के तहत जो है केरला जो है यहाँ पर जाके एक याचिका मतलब जो है याचिका दाखिल किया है, जिसके तहत ये बताया गया कि राज्य मतलब अनुच्छेद 31 क्या है, राज्यों और केंद्र के बीच साथ हो इसमें कानून या संबंधित तथ्य का प्रश्न शामिल होना चाहिए कि हाँ भैया कोई जेन्युइन क्वेश्चन है कुछ कानून से रिलेटेड। इसके पहले एक केस आया था, कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ, उसमें पीएन भगवती ने क्या कहा था, ये कहा था कि भाई अनुच्छेद 31 जो है वो किसी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा स्वीकार करने के लिए राज्य और ये दिखाने के लिए आवश्यक नहीं है, उससे कानूनी अधिकार और उल्लंघन किया गया है, लेकिन विवाद में वैधानिक सवाल होना चाहिए। मतलब ये बताने के लिए कि भैया कि गलत है कि सही है मतलब नहीं है, लेकिन हाँ जो विवाद है वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैधानिक मतलब सवाल होना चाहिए उसके अंतर्गत। अब दोस्तों केरल सरकार ने क्या तर्क दिया, जो 131 के तहत उन्होंने मतलब उसमें वो दाखिल किया था उन्होंने वाद विवाद, तो सुप्रीम कोर्ट में केरल की सरकार की तरफ से क्या कहा गया कि इसके अनुसार संविधान के निहित धर्मनिरपेक्षता, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया है। और इसके साथ साथ ही ये नया कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक तौर पर उत्पीड़न झेल रहे लोगों के लिए है, लेकिन फिर भी इन देशों के शिया और अहमदिया समुदाय के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, अलग किया गया है। केंद्र राज्य ने अपनी याचिका में श्रीलंका के तमिल, नेपाल, मधेसी और अफगानिस्तान के हजारा समूह की उपेक्षा का भी जिक्र किया है। ठीक है, ये मतलब अपना इन्होंने वो दिया था, तर्क दिया था, पेश किया था केंद्र सरकार ने। अब अनुच्छेद 131 क्या है दोस्तों, सीए को चुनौती देने वाली याचिका से अलग कैसे है। ये दोस्तों अलग कैसे क्या मतलब, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार का वायलेशन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। अनुच्छेद 31 भी यही बात करता है दोस्तों कि इसमें क्या कहता है कि मतलब सीए को चुनौती मतलब इसमें इस कानून का संवैधानिक घोषित किया जाए। मतलब इसमें अलग इसलिए है कि दोस्तों ये कहा गया है कि जैसे अनुच्छेद 32 के तहत मूलाधिकार का वायलेशन होता है तो उल्लंघन होने पर रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। अनुच्छेद 61 के तहत इसमें ये बोला गया है कि भाई उनकी मांग जो है वो भी कानून को असंवैधानिक घोषित किया जाए। हालांकि 132 के हालांकि 32 के तहत भी ऐसे ही होता कि यहाँ भाई अगर बेसिक फीचर या मूल ढांचे को वायलेट करता है कोई कानून तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक सर्वोच्च संस्था है जो उसको नल एंड वाइड करार कर सकता है, गलत और इलीगल बोल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों एक नया टॉपिक। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आजकल बहुत है, अभी भारत सरकार में हालिया जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर राजनीतिक मानचित्र जारी किया है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब हमारे केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो उसको मैप में किस तरीके से शामिल, तो अभी हाल ही में भारत ने जो है इसको राजनीतिक मानचित्र जारी किया है, जिसके अंतर्गत दोस्तों क्या है कि जो पाकिस्तान का जो पीओके है, मतलब हमारा भारत का जो पीओके अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत मीरपुर, मुजफ्फराबाद जिलों को कुछ हिस्सों को जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा दिखाया गया है। मतलब ये सब हमारे क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, उसको हम लोग अब हमारे मैप में शामिल कर लिया गया है और अब जम्मू कश्मीर 22 ज़िले होंगे। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस जो मानचित्र जारी किया गया उसके अंदर जो है पीओके के जो क्षेत्र है जैसे मीरपुर, मुजफ्फराबाद, इन जिलों को जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा हम लोग दिखा दिए हैं, उसके मानचित्र के अंदर जो है अब इसको ला दिया गया है। और दोस्तों लद्दाख में जो है अब जो लद्दाख का नया केंद्र शासित प्रदेश बना है उसके अंतर्गत करगिल और लेह 2 ज़िले अब होंगे। ठीक है, उस मानचित्र के अनुसार। अब दोस्तों क्वेश्चन ये बनता है इस समय
इसी के साथ साथ कि भारत के नए मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र के अनुसार इसमें जो लेह है ना, वो भारत का सबसे बड़ा ज़िला बन गया है। पूछ सकता है कि सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा ज़िला जो है भारत का इस समय कौन है, तो लेह बन गया है, लेह, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों ये रहा अभी तक का फ़िलहाल जो राष्ट्रीय मुद्दे रहे, इसको मैंने आज कवर किया है। अब आगे देखेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक नीति जो भी है, राम मंदिर वाला, ये बहुत बहुत सारे जो टॉपिक्स, अपकमिंग टॉपिक्स है, उसको हम अगले वीडियोज़ में कवर करेंगे। हालांकि 2-3 वीडियोज़ में, एक वीडियोज़ तो आ ही गया इसका आज राष्ट्रीय मुद्दे के, कुछ हमने टॉपिक कवर कर लिया। अगला जो 1-2 वीडियो आएगा उसमें हम राष्ट्रीय मुद्दे पूरी तरीके से कवर कर लेंगे, फिर उसके बाद शुरू करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, इंटरनेशनल इश्यूज़। तो दोस्तों आपको ये वीडियोस कैसा लग रहा है, क्योंकि पीसीएस और आईएएस एग्ज़ाम सामने हैं, इसी मद्देनज़र रखते हुए हम ये वीडियोस बना रहे हैं ताकि इजीली आप समझ सकें, ठीक है, और समझ कर जो है आप अच्छा कर सकें, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन छूटे ना, अगर आए तो आप अच्छे से उसको सही कर सकें। तो अगर आपको लगता है कि वीडियो कैसा रहा, तो आपकी अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट्स, आप कमेंट सेक्शन में जाके आप वहाँ पे लिखिए, टाइप करिए जो भी है, कैसा लगा, क्या चीज़ें आपको अच्छी लगी, ठीक है, और अपने कमेंट आप दीजिए और लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर आप वेट करिए, और हाँ, जो सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियोज़ लगातार अपलोड हो रही हैं दोस्तों। अगला वीडियोज़ आएगा, अब ये कंटिन्यू जो सीरीज़ चल रही है परीक्षा मंथन के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप देखते रहिए लगातार, ठीक है। आप मिस मत करिए क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं बचा है एग्ज़ाम में, पीसीएस का एग्ज़ाम और फिर यूपीएससी का एग्ज़ाम एक ही महीने में लगातार हो रहा है। 4 और 11 अक्टूबर को है यूपीएससी और पीसीएस एग्ज़ाम। तो आप बने रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए, करंट अफेयर्स आपका बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है फिर दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सब्सक्राइब करूँगा बेल आइकन को प्रेस, ताकि जो है वीडियोज़ आपको जैसे मैं अपलोड करूँ आपके पास मैसेज चला जाए और आप उसको देख लीजिए, मिस ना हो आपसे। ठीक है दोस्तों, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।